Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. इस वक्त women's की जो Euros Championship है वो जारी है and we are at almost the semi-final stage. दो semi-finalists जो आगे सामने आ चुके हैं. कल एक बेहतरीन मैच हुआ between England and Sweden. Almost a repeat of 1984 और बहुत ही एक exciting मरहले के बाद इंग्लैंड ने पेनल्टी शूट आउट जीता और आगे वो प्रोग्रेस कर चुके, जबकि लग रहा था कि जो इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस हैं प्रीटी मच उनका टूर्नामेंट जो है यहाँ पे इख्तिताम होने वाला है, बट दे मैनेज टू गेट थ्रू एंड स्वीडन वेंट होम. उसके साथ साथ इटली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017 क्वार्टर फाइनल से वो भी आगे बढ़े हैं. इन दोनों का मुकाबला होगा और आज भी अच्छे मैचेस होने वाले हैं फ्रांस एंड जर्मनी के दरमियान. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है. विमेन का जो यूरो चैम्पियनशिप है उस पर हम बात करेंगे. साथ साथ इसी हफ्ते फॉर द फर्स्ट टाइम विमेंस की जो फुटबॉल ट्रांसफर विंडो है उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है ट्रांसफर फी का, यानी कि लिवरपूल की जो ओलिविया स्मिथ हैं वो गई हैं आर्सेनल फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ £1 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विमेंस फुटबॉल. एक इतना बड़ा ट्रांसफर हुआ है तो हम उससे भी ज़रूर बात करेंगे. उसके साथ साथ लमीन जमाल हैज़ बीन हैंडेड नंबर 10 शर्ट एट बार्सिलोना एंड जब उनको नंबर 10 शर्ट दिया गया उसी तरफ ऑन दी अदर कॉन्टिनेंट इससे पहले जिन्होंने नंबर 10 शर्ट पहनी हुई थी बार्सिलोना की, लायनल मेसी, उनका एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था MLS पे जिस पे ब्रेक लगा जब उनकी टीम हारी वर्सेस सिंसिनाटी. वो भी हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं इन टुडेज प्रोग्राम. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. We have with us our usual suspect, the other one is on a holiday. Hope to have him back soon as well. But right now, Usman Malik. एक उस्मान सब पे भारी, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ. नेक्स्ट वीक मैं भी जा रहा हूँ हॉलिडे पे. तो विल बी बैक टू वन. एग्जैक्टली. हॉलिडे सीजन कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक. फुटबॉल का हॉलिडे सीजन ही चल रहा है फिलहाल जब से क्लब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है. हाँ, लेकिन इंशाल्लाह आगाज करने जाएंगे जब फुटबॉल का आगाज होगा उस सीजन को रिबन काटने. तो बिल्कुल. लेकिन ट्रांसफर विंडो पे मैं पहले आऊँगा कि बहुत गहमा गहमी है और जो सबसे ज़बरदस्त ट्रांसफर सैगा जो नज़र आया है पिछले 2-3 दिनों में वो न्यूकासल और लिवरपूल के बीच में नज़र आया है. अच्छा, नहीं उसका नहीं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंफर्म कर दिया है ब्रायन एम्बेयो जो हैं वो आ गए हैं अब. देखिए, मैं सैगा की बात कर रहा हूँ. वो तो जो कन्फर्मेशन है, रूमर्स हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त मनी बॉल देखने को मिला जिसमें अलेक्जेंडर इसाक की बिड आई है. और वो बिड तब आई है जब इकेटीके की बिड अप्रोच थी फ्रैंकफर्ट के साथ न्यूकासल ने की. £70 मिलियन ऑफर किए और जो जिसको रिजेक्ट कर दिया फ्रैंकफर्ट ने. तब लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल का नंबर 1 टारगेट अलेक्जेंडर इसाक है और नंबर 2 जो टारगेट है वो इकेटीके है. तो यहाँ पे जो है एडवर्ड्स टाइम से जो है वो इकेटीके की बात चल रही थी. कल एकदम से कल जो है वो बात सामने इसाक की बात सामने आई. जी, जो ट्रांसफर गुरु हैं जो कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में और इंग्लिश फुटबॉल में तो बड़ा नाम है एडवर्ड्स का. उन्होंने क्या ज़बरदस्त तरीके से एक बेहतरीन ब्लफ खेला है. क्योंकि न्यूकासल ने कहा है कि ही इज़ नॉट फॉर सेल और लिवरपूल की जो फर्स्ट अप्रोच थी वो £120 मिलियन थी जो कि ब्रिटिश रैकेट फ़ी है और जिसको रिजेक्ट कर दिया डेफिनेटली ही इज़ नॉट फॉर सेल. तो दूसरी तरफ फिर लिवरपूल ने एक टीके को अप्रोच किया और पर्सनल टर्म्स अग्री हो गई हैं. और अब यहाँ पे कोशिश ये की जा रही थी कि लिवरपूल ये चाह रहा था कि एक टीके की जो रेस है वहाँ से वो बैकआउट कर जाता है अगर इसाक मिल जाता है. लेकिन वहाँ न्यूकासल जो है वो जो कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के अंदर थोड़े से फंसे हुए. इवन दो उनके जो ओनर्स हैं, मेरा ख्याल है कि जो वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है अगर मैन सिटी वाला सिस्टम चल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं. उनके पास 70 मिलियन या 75 मिलियन की टोटल किटी मौजूद है और इसके बाद उनको एक डिफेंडर भी चाहिए और साथ में एक मिडफील्डर भी चाहिए. एंथनी एलेंगा उन्होंने साइन किया है और अब जो ये नंबर 9 की रेस है वो ये चाह रहे थे कि इकेटीके जो है वो इसाक के साथ खेले और मैं समझता हूँ बड़ा एक डेडली ड्यू होता. तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि इकेटीके क्लियरली वांट्स लिवरपूल बिकॉज दे आर प्रीमियर लीग चैंपियन. तो अब ये देखना है. लेकिन एक और ट्रांसफर न्यूज़ आई है एथलेटिको मैड्रिड की. अल्मादा जो बड़े ज़बरदस्त अर्जेंटीनियन प्रॉस्पेक्ट हैं और उन्होंने हमने देखा है उन्होंने कोपा में गोल टूर्नामेंट्स में हमने प्रोग्रेस भी देखी है और वो लेफ्ट फ्लैंक पे अब हमें ज़्यादातर कंसिस्टेंटली नज़र आते हैं. तो वो भी वहाँ पे चले गए. तो ये गहमा गहमी तो ज़ोरों पर है और अभी खैर 1 महीना पूरा बाकी है. देखते हैं आगे आगे होता है क्या. लेकिन ट्रांसफ़र विंडो जो है वो
गर्मा गर्मी की तरफ है। बिल्कुल सही। और इसी गर्मा गर्मी के साथ हम पहले बात करेंगे विमेंस यूरोज की, एंड जो कल एक गर्मा गर्म मैच हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्वीडन, प्रीटी मच इवन सेकंड हाफ के हम कह सकते हैं 70th मिनट तक लग रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड जो हैं वो घर जाने वाले हैं, एंड इट्स नोवेयर कमिंग बैक होम। लेकिन फिर बिल्कुल उसके बरक्स हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन की गई इंग्लैंड की जानिब से। जो विगमैन है उनकी मैनेजर सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस मैनेजर अब बन चुकी हैं ख़वातीन फुटबॉल के अंदर। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड एब्सोल्युटली राइडिंग देयर लक इनटू द सेमीफाइनल्स, जहां अब इनका मुकाबला होगा इटली से। पहले जो है वो 2-0 दे गो डाउन। सेकंड हाफ के हाफ टाइम पे जाके जो है एक जो है उनका गोल आता है वहाँ पे आफ्टर अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन, एंड द क्रेडिट गोज टू द प्लेयर हु केम ऑफ द बेंच। इस एनर्जी के साथ वो आए जिन्होंने पासेस क्रिएट करना शुरू किया इन स्पेस ऑफ ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। 2 गोल होते हैं यहाँ पे, जो मैच दो गोल से बराबर होता है। इट गोज इनटू पेनल्टीज, और उसके बाद जो स्वीडन के जो गोलकीपर हैं बड़े अच्छे उनके सेव्स आते हैं, लेकिन खुद की जब वो पेनल्टी का बारी आती है शी फेल्स टू कन्वर्ट, एंड उसके बाद एक और मिस होता है स्वीडन की जानिब से। लूसी ब्रॉन्स मेक्स नो मिस्टेक, द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश टीम, एंड 3-2 के पेनल्टी के स्कोर लाइन की बदौलत इंग्लैंड आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द यूरोज वंस अगेन। एंड इससे पहले जब इन दोनों टीम्स आमने सामने हुई थी 2-2 के स्कोर लाइन से ही मैच ड्रॉ हुआ था, और उसमें स्वीडन वन 4-3 के स्कोर लाइन से पेनल्टीज वाज वे बैक इन 1984, एंड सेकंड टाइम इन द यूरोज हिस्ट्री के इंग्लैंड आफ्टर बीइंग 2-0 डाउन दे वेंट ऑन टू विन द मैच। इससे पहले 2009 में वर्सेस रशिया दे वर लूजिंग 2-0 एंड दे वेंट ऑन टू विन द मैच। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस राइट नाउ। पहले वो फ्रांस से हारते हैं बट लकीली दे एस्केप द ग्रुप, और यहाँ पे जिस तरह से भी वो ऑलमोस्ट आउट एंड देन दे कम बैक एंड गो ऑन। Definitely riding the luck, Usman. Chaotic match, I would say. I mean, usually जो है इतना बॉक्स ऑफिस मैच देखने को मिलते नहीं। बड़ा कम बैक। आई मीन आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई सोच भी नहीं सकता था टिल 70th मिनट, अरसलानी सेकंड मिनट में गोल करती है, और फिर उसके बाद 10th मिनट पे एक और गोल, 8th मिनट पे एक और गोल आता है, 2-0 की बढ़तरी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एज सच इंग्लैंड की जो अटैकिंग प्रोविस थी वो थी बहुत अच्छी, इवन दो दे हैव गॉट लाइक, अगर हम XG देखें तो भी बहुत बेहतर था, 2.58 के करीब XG था। अगर हम शॉट्स देखें तो स्वीडन से ज़्यादा ही क्रिएट किया हुआ था, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा था फाइनल थर्ड में कि ये वापसी हो सकती है। टिल 70 मिनट तो फिर जब 2-0 की लीड थी तो समहाउ यही लग रहा था कि स्वीडन बड़ी आसानी से जो है वो 2-0 या 2-1 से शायद जीत जाएगा, लेकिन फिर एंट्री होती है एगेमैन जो आती हैं, और पहला फिर 70th मिनट में गोल होता है, ब्रॉन्स करती हैं, और फिर उसके बाद एगेमैन 3 मिनट के बाद वो गोल्स हेडर से जो है वो गोल स्कोर करती हैं, और 2-2 हो जाता है। और फिर एक लाइफलाइन मिलती है डेफिनेटली इंग्लैंड को, नो डाउट 5वें नंबर की टीम है इंग्लैंड, लेकिन पेनल्टीज कुड बी एनीबडीज गेम। लेकिन जो एडवांटेज था पेनल्टीज का वो स्वीडन को मिल चुका था, और फिर वहाँ से यानी कि 2 गोल्स की उन्होंने लीड ली, उसको एक तरीके से ज़ाया किया। पेनल्टीज़ का एडवांटेज भी उनको मिल चुका था, और वो एक मौका था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड बार बार दे कमिंग फ्रॉम व्हेन इट्स नॉट योर डे, आप कुछ भी कर लें आप नहीं जीत पाएंगे, और अगर आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्वीडन 15 मैच विनिंग स्ट्रीक का मोमेंटम लेते हुए भी इस मैच में आ रहा था, और फिर ये इस तरह से हारे हैं। बिल्कुल, हमारे पिछले शो में भी बात हुई थी कि स्वीडन क्लियर फेवरेट्स एक्चुअली विन द टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। जरा जिस तरह से इंग्लैंड ने ये मैच जीता उसके बाद जो उनके प्लेयर्स का रिएक्शन था वो जरा शेयर करते हैं आपके साथ। Vintage Lucy Bronze over there with the new sensation of the English team, and together they go to the semi-finals जहाँ पे उनका मुकाबला होगा इटली से, क्योंकि उन्होंने शिकस्त दी नॉर्वे को। एंड दिस वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। नॉर्वे के पास जो है बैलन डॉर विनर भी इस टीम में मौजूद थी, लेकिन उन्हीं की कुछ मिस्टेक्स की वजह से नॉर्वे जो है आगे नहीं बढ़ सका, एंड इटली विल बी प्लेइंग द फर्स्ट सेमीफाइनल सिंस 2017। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच। अगर आपने ये लास्ट जो विजुअल था या शॉट था हमारे विजुअल्स का, क्रिस्टियाना गिलेरी जिन्होंने दोनों गोल स्कोर किए वही तस्वीर ले रही थी कैमरामैन से, कैमरा बोरो करके अपनी टीम का। सो क्लियरली द टीम इज रिवॉल्विंग अराउंड हर। इनके इस मैच में 2 गोल्स थे जिसकी बदौलत इटली वेंट थ्रू, एंड शी इज़ द लेडी, द मेन पर्सन फॉर इटली इन व्हेन इट कम्स टू बिग मैचेस, बिग टूर्नामेंट्स। उनके 8 गोल हो चुके हैं इन बिग कॉम्पिटिशन्स। एंड ऑन द अदर हैंड नॉर्वे के पास जो थी वो एगा हैगरबर्ग थी, जो ऑलरेडी बैलन डॉर जीत चुकी हैं विमेंस का, लेकिन इस मैच में एक पेनल्टी मिस करती हैं। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में वो 2 पेनल्टीज मिस कर चुकी हैं, और शी डिड स्कोर अ गोल, लेकिन 2-1 के स्कोर लाइन की बदौलत इटली आर थ्रू टू द फर्स्ट सेमीफाइनल्स इन दिस कॉम्पिटिशन सिंस 1997। जी उस्मान, ये हालान से कोई रिलेटेड तो नहीं है हैगरबर्ग? बिकॉज अगर आप देखें जो स्टाइल ऑफ प्ले भी है, स्ट्राइकर भी हैं, और उससे लगता तो ऐसे ही है।
बट बिल्कुल अगर हम बात करें जोरेली की, जो यूवेंटस से खेलती हैं, 2 गोल उन्होंने स्कोर किए, शी इज़ बिन फिनोमिनल। लेकिन बात तो फिर कॉन्टारे की भी करनी पड़ेगी, जिनके 2 असिस्ट थे और दोनों दफ़ा समहाउ आइडेंटिकल गोल्स लगे मुझे, जैसे उन्होंने क्रॉस दिए और वो गोल हुए। लेकिन मैच का जब आगाज़ होता है, जोरेली पहला गोल स्कोर करती हैं, उसके बाद पेनल्टी अवार्ड होती है और जो उन्होंने मिस किया, डेफिनेटली दैट हैज़ एक्चुअली कॉस्टेड नॉर्वेजियन टीम। और फिर उसके बाद वो गोल स्कोर भी हो जाता है, 1-1 होता है। लेकिन टूवर्ड्स द एंड 2-1 की बढ़तरी से इटली 1997 में के बाद पहली दफ़ा जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगी और एक माउथ वाटरिंग मैच होगा अगेंस्ट इंग्लैंड। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी इंग्लैंड की एक कमबैक, एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो है ही है, लेकिन अगर ऑन पेपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इटली जो है ना वो इस दफ़ा इनका डिस्टर्ब कर सकती है ओवरऑल, अगर हम गेम प्ले की बात करें। बट बिसाइड आई थिंक, आई पर्सनली थिंक नॉर्वे की टीम का अपनी शायद गलतियों मिसेस की वजह से ये एक नुकसान उठाना पड़ा है। बट रियली हैप्पी फॉर इटालियन टीम, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेंस टीम है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है बड़े टूर्नामेंट्स में स्पेशली। अच्छा, आपने मेंस टीम की बात की, अब जो इंग्लैंड और इटली का विमेंस का जो होने वाला है सेमीफाइनल, मुझे 2021 का यूरो याद आ गया, जब इन दोनों टीमों का मेंस का फाइनल हुआ था और किस तरह से इटली ने आखिर में पेनल्टीज में जाके इंग्लैंड को बाहर किया था और वो यूरोस जीत गए थे। और उस वक्त तो बड़ी वो हो रही थी कि इंग्लैंड जो है वो डेफिनेटली दे गोना ब्रिंग द ट्रॉफी और वो फाइनल हमने साथ ही देखा था। बिल्कुल 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 सही बात है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और खवातीन की फुटबॉल के साथ ही रहते हुए एक हिस्ट्री जो है, तारीख रकम हुई है विमेंस फुटबॉल के अंदर। सबसे बड़ा ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो दी गई है, एंड दिस टाइम इट्स फॉर कैनेडियन ओलिविया स्मिथ, जो फिलहाल खेल रही थी लिवरपूल से, और अब उनका जाना हुआ है आर्सेनल फॉर अ रिकॉर्ड £1 million। आई डोंट नो हाउ उस्मान फील्स अबाउट दैट, बट लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ ओलिविया स्मिथ। That's Canadian Olivia Smith, जो लिवरपूल से अब जाएंगी आर्सेनल। एंड याद रहे कि आर्सेनल ने इस साल की जो वुमेन्स चैंपियन लीग है वो जीती थी, एंड फर्दर कंसोलिडेटिंग विद द साइनिंग लाइक दिस, स्टेटमेंट साइनिंग पेइंग £1 million, व्हिच इज नाउ अ रिकॉर्ड ट्रांसफर इन वुमेन्स फुटबॉल। जनवरी में जो नया रिकॉर्ड कायम हुआ था, चेल्सी ने नायोमी ग्रिमी को खरीदा था £9 लाख के लिए, और अब आर्सेनल ने जो है उससे £1 लाख ऊपर जो है दे के ओलिविया स्मिथ को ख़रीदा है। एंड थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड ये है कि कैनेडियन हैं, वहीं से उन्होंने अपना जो है फुटबॉल का आगाज़ किया, 15 साल की उम्र में डेब्यू करती हैं अपना प्रोफेशनल, और फिर ये जाती हैं पोर्चुगल स्पोर्टिंग लिस्बन से खेल रही थी, वहाँ से लिवरपूल ने इनको बाई किया £2 लाख के लिए, और अब £1 million के लिए इनको बेचा टू आर्सेनल। उस्मान को बड़ा अफसोस था कि ट्रेंट फ्री में चले गए थे, एटलीस्ट यहाँ से 8 लाख रिकवर कर लिया। नहीं, फ्री में बिल्कुल नहीं गए थे, 10 मिलियन वहाँ से भी रिकवर हो गए थे, लेकिन और 8 लाख यहाँ से मिल गए। 1 मिलियन विच इज 2 लाख का खरीदा, 8 का बेचा। अच्छा आप पूरी मैथ करके बैठे हुए। बिल्कुल, आई मीन मैं ये हैरान हो रहा था कि 1 मिलियन इज द हाईएस्ट रैकेट फी। आई थिंक ये वो ज़माना याद आ गया जब मेंस फुटबॉल में 1 मिलियन बड़े समझी जाती थी, और आजकल तो एंडी कैरल भी इतने का मिल रहा है, खैर 1 मिलियन का कोई खरीद नहीं रहा। बट आई थिंक वो लीग 2 में या कहीं पे है, अभी कुछ शायद उससे भी कम हो गई होगी उनकी वैल्यूएशन, कहाँ वो 50 मिलियन 2011 में बिके थे। लेकिन पॉइंट ये है कि जॉन हेनरी जो ओनर हैं एफएसजी लिवरपूल के, उनका जो वॉलेट है वो गुम हो गया है, और 116 मिलियन का उन्होंने फ्लोरिन वर्ड्स खरीद लिया, 120 मिलियन का अलेक्जेंडर इसाक की बिड हो गई। यहाँ क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आर्सेनल से 1 मिलियन एक रैकेट फी ले रहे हैं, और इतनी बेहतरीन प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, 25 मैचेस में 9 गोल किए, 2 असिस्ट थे इनके, कैनेडियन इंटरनेशनल, वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। अगर वुमेन्स फुटबॉल की हम बात करें तो ऐसी क्या एजेंसी पड़ गई कि यहाँ तो खर्चा पे खर्चे किए जा रहे हैं, और आगे यही कहा जा रहा है कि इस विंडो के अंदर मेंस फुटबॉल के अंदर 300 से 400 मिलियन पाउंड की शायद इनके पास ट्रांसफर किटी है, तो यहाँ एक 1 मिलियन की मुझे समझ नहीं आई। बट आई थिंक गुड प्लेयर फॉर आर्सेनल, एंड आई कैन ओनली से यू विल नेवर वॉक अलोन। चलें जी, आगे बढ़ते हैं एंड कुछ बात हो जाए अब बार्सिलोना की, लमीन यमाल की। उनको जो है नंबर 10 शर्ट दे दी गई है। इससे पहले ये शर्ट थी आंसू फाती के पास, जो ऑन लोन चले गए हैं मोनाको, बट उससे पहले ये शर्ट थी द ग्रेट लायनल मेसी के पास। लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ लमीन यमाल एंड किस परफॉर्मेंसेस के बाद उनको ये शर्ट दी गई है। Number 19 to number 10, he is the new number 10 for Barcelona, और उसके साथ साथ नया कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्ग टर्म साइन कर चुके हैं 2031 तक। अब ये इसी टीम के साथ होंगे। इनसेन बायर क्लॉज है जो
ऑब्वियसली मैच हो ही नहीं पाएगी। और साथ साथ जो इनकी वीकली फीस है उसमें भी रिपोर्टली जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है, तकरीबन 325,000 पाउंड्स अ वीक की अब इनकी सैलरी भी होगी। जी उस्मान। ज़बरदस्त। आई मीन लमीन यमाल, आई थिंक अगर मेसी जो नंबर 10 थे और जो बार्सिलोना के साथ उनकी एक लेगेसी है, अगर कोई उस लेगेसी को डिफेंड कर सकता है किसी भी हद तक या उससे भी शायद आगे जा सकता है, वो लमीन यमाल है। लेकिन नंबर 10 थोड़ा कर्स नंबर इसलिए बना क्योंकि आंसू फाती बहुत अच्छी फॉर्म में थे और उनको ही समझा जा रहा था कि वो ही उनके मेसी के जो सक्सेसर होंगे। लेकिन वो उनकी जो फॉर्म डिप हुई और फिर उसके बाद जो इंजरीज हुई और फिर उसके बाद वो ब्राइटन भी गए और अब तो खैर मोनाको का हिस्सा बन गए। तो वो एक थोड़ी सी बात की जा रही थी कि ये नंबर जो है ये इसको संभालना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मेसी ने कर दिया, जो मैजिक, तो बड़ा मुश्किल काम हुआ। पहले रोनाल्डिनियो बहुत पहले जो है मैराडोना। बिल्कुल। तो लेकिन लमीन यमाल ने साबित किया है इस नंबर से पहले अगेंस्ट स्पेन अपनी नेशनल टीम के साथ भी साबित किया है, इवन बार्सिलोना के साथ भी। आई होप कि ये उनके लिए ऐसा नंबर ना बने, क्योंकि मैं ही समझता हूँ कि 18 साल की उम्र में इतना बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट, इवन 18 साल की उम्र में मेसी रोनाल्डो भी इस तरह से नहीं गोल स्कोर कर रहे थे, इस तरह की एसेस, इस तरह की फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। एक टाइम के साथ फिर जो है हमने देखा वहाँ का, लेकिन ये तो 16 साल की उम्र से ही परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। वर्ल्ड कप यूरोज जिताया, फिर उसके बाद बार्सिलोना के साथ टाइटल जीते और एक मैं ये समझता हूँ कि एक सेंटर ऑफ अटेंशन और है बार्सिलोना की टीम के लिए, और इनके अराउंड ही टीम बिल्डअप हो रही है। तो इट्स गोना बी अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट, लेकिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज गॉट, आई थिंक ही इज गोना be very fair with this number and with this jersey, and he's going to do really good. Let's hope so, definitely. And Hansi Flick इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें और आगे लेके जाएं। ter Stegen का ऑलरेडी मसले काफ़ी चल रहे हैं, इनको बता दिया गया कि शायद वो मेल होंगे भी नहीं, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया, शायद इसी वजह से जो वेजेस बढ़ाए गए और बिलियन यूरोस का जो है वो बाय आउट क्लॉज है। तो आई थिंक यही रीज़न है कि वो थोड़ी सी बुक्स को बैलेंस कर रहे हैं। हम तो पिछले 5 साल से यही देख रहे हैं, बारसा यही किए जा रहा है, बुक्स को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जहाँ नंबर 10 की बात हो रही है, जिनकी शर्ट लमीन यमाल जिनका नंबर अब ये पहनेंगे, मेसी खुद, उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रीक MLS में चल रही थी। पिछले 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में उन्होंने हर मैच में 2 गोल स्कोर किए थे। लेकिन इस मिड वीक में इस स्ट्रीक को जो है पॉज लगता है जब मेसी की टीम इंटर मियामी, उनको शिकस्त होती है FC सिंसिनाटी के हाथों, एंड 3 से बड़ी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच। और फिर मैं और उस्मान डिस्कस कर रहे थे जब हम कमेंट्री में सुन रहे थे बुस्केट्स, सुआरेज, मेसी, नोइंग दैट अलाबा भी ये मैच खेल रहे हैं, मैनेजिंग में जो है वो मैच करानो है, लग रहा था कोई बारसा का मैच चल रहा है और पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बट दिस वाज इंटर मियामी वर्सेस FC सिंसिनाटी। सिंसिनाटी ने ये मैच 3-0 के स्कोर लाइन से जीता, और जहाँ पे मेसी की स्ट्रीक अपने एंड पे पहुँचती है, वहाँ पे इवांडर जो है वो फॉर सिंसिनाटी कंसेक्यूटिव अब जो है वो 5 मैचेस में उन्होंने गोल स्कोर किया है। सो फन थिंग टू सी। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि बार्सिलोना वेटरन्स, क्योंकि 10 साल पहले हम देखते थे, नहीं, ये थोड़ी कहा कि बारसा का मैच चल रहा है, नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही लग रहा था नहीं, बार्सिलोना का मैच चल रहा है, जी, जी। हैं और 10 साल पहले हमें ये टीम ज़्यादा अपने ऑप्टिमम लेवल में नज़र आती थी। बट सिंसिनाटी बड़ी बेहतरीन फॉर्म में दूसरी पोजीशन पे है MLS में और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, जी, और 5वें पोजीशन पे जो है वो इंटर मियामी है। और यहाँ पे यही लग रहा था कि इवन हमने 10 साल की बात की तो 10 साल पहले ही मेसी ने ये रिकॉर्ड जो स्ट्रीक का बनाया था और उसके अंदर ब्रेस और जो गोल्स किए थे, तो यही बात हो रही थी। लेकिन वो सिंसिनाटी की जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पे फेरेरा जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है, 2 गोल वो स्कोर करते हैं, नंबर 10 पोजीशन पे वो खेलते हैं। नंबर 9 जो उनके स्ट्राइकर है वैलेंजुला, वो जो है 1 गोल वो स्कोर करते हैं। और कोई मौका ऐसा नज़र नहीं आया, बिल्कुल डिसजॉइंटेड सी टीम नज़र आई हमें इंटर मियामी की। और सिंसिनाटी एक बेहतरीन तरीके जिस तरह थ्रू बॉल निकाल रहे हैं और जिस तरह से वो गोल स्कोर कर रहे हैं, तो कहा कि हारने का मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम हारे हैं बड़ा सवाल निशान हमारी परफॉर्मेंस पे। आई एम श्योर दे बाउंस बैक फ्रॉम दैट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो एक ट्रैजिक न्यूज़ सामने आई थी रिगार्डिंग डिएगो जोटा, तो इस हफ्ते जो है लिवरपूल के फैंस ने मिलकर एक नया जो है उनके लिए म्यूरियल जो है अनवेल किया लिवरपूल सिटी में, राइट नेक्स्ट टू द स्टेडियम। और ये स्टेडियम जो है बिल्कुल घरों के बीच के अंदर ही है स्टेडियम है, एक बड़ा कम्युनिटी फील वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे उन्होंने एक उनके लिए ट्रिब्यूट जो है वो है, तो नज़र डालते हैं क्या बनाया उन्होंने।
वाकई ये बात तो है, यू विल नेवर वॉक अलोन। और जिस तरह से लिवरपूल के फैंस जो हैं और प्लेयर्स जो हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे अपने साथी प्लेयर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। इंडीड वाज अ वेरी ट्रैजिक न्यूज़ विच केम आउट दैट डे एंड बट अब उनको जो है जिस तरह से स्टेडियम के साथ ही उनका एक म्यूरल बना दिया गया है तो हर वक्त उनको याद रखा जाएगा। और नंबर 20 जो उनकी जर्सी थी, नंबर था उनका, उसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया, चाहे वो मेंस की टीम हो चाहे वुमेन्स की टीम हो। जी बिल्कुल, फॉर एवर रिटायर्ड। बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था। द गुड थिंग इज़ दिस के अभी कुछ जो इनसाइड ट्रेनिंग वीडियोस मैंने देखी, टीम इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी, बट डेफिनेटली Jota was a huge loss and for the whole football community I would say। और ये चीज़ें आपको दुख दे ही देती हैं, बट उनको उनकी यादों के साथ एंड बिल्कुल जैसे आपने कहा, he'll never ever walk alone and I hope उनकी जो फैमिली है उनको एक जो है वो पीस मिल सके। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रांसफर विंडो की बात हो जाए। शो के शुरू में हमने बात कही थी कि द ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रायन एम्बियो वो तो कंफर्म हो चुका है, 65 मिलियन पाउंड। साथ साथ अब यही बात है कि क्या हियर वी गो आता है एकिटेकी का या अलेक्जेंडर इसाक जो हैं वो जाएंगे लिवरपूल। बट दोनों की कुछ स्किल्स में नज़र डालते हैं, किस तरह से उनका जो पिछला सीज़न है वो रहा है एंड एम्बियो जो है वो किस तरह से नज़र आएंगे, क्या वो ऑफर कर सकते हैं टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एकिटेकी किस तरह से वो फ्रैंकफर्ट के उन्होंने गोल्स के पिछले सीज़न। लेट्स हैव अ लुक। ओके जी, ब्रायन एम्बियो वो तो कंफर्म हो चुके हैं टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड साथ साथ एकिटेकी की बात उस्मान कब तक होगी, हो जाएगी? देखें, मैंने जैसे अलेक्जेंडर इसाक आने वाले हैं, दैट वुड बी अमेजिंग। आई थिंक अगर ईसाक आ जाते हैं तो परफेक्ट 11 आई वुड से। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो एकिटेकी बड़े बेहतरीन प्लेयर है। और कॉलो मुआनी 95 मिलियन का फ्रैंकफर्ट ने बेचा और ये पीएसजी से पहले ऑन लोन उठाया इन्हें, फिर उसके बाद मामूश को बेचा जनवरी में 80 मिलियन पाउंड्स। तो फ्रैंकफर्ट की जो हिस्ट्री है स्ट्राइकर्स के मामले में, वो बड़े पैसे उससे कमाते हैं और अभी भी जो है वो कुछ चल रहा है 5 से 10 मिलियन यूरोज़ का थोड़ा सा निगोसिएशन चल रही है। बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, फ्रेंच इंटरनेशनल यू कैन से, अंडर 21 में तो कॉन्स्टेंटली गोल भी स्कोर करते आए हैं। और फिर 6'5" या 6'5" उनकी हाइट है, तो उस लिहाज से हेडर जो है उससे भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ एम्बोयमा की अगर हम बात करें, 65 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन, आई थिंक एक अच्छी यूनाइटेड का जो गोल्स का मसला रहा है वो पूरा कर सकेंगे। यूनाइटेड हैड द वर्स्ट सीजन इन प्रीमियर लीग एरा, जस्ट 44 गोल्स इन द एंटायर सीजन। इनके आने से वो चीज़ बेहतर हो पाएगी? देखें, यॉकरिस चले गए, उसको एमरॉम के अंडर खेलते थे, वो कोई अच्छा नंबर 9 होना बहुत ज़रूरी है। हॉयलैंड उन्होंने लिया है। एम्बोयमा नो डाउट ब्रेंटफोर्ड में उन्होंने ऑलमोस्ट 22 गोल स्कोर कर लिए थे, लेकिन अब ये देखते हैं कि उनकी पोजीशन थी राइट फ्लैंक और राइट फ्लैंक पे डेफिनेटली ज़रूरत तो है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है यूनाइटेड फैंस के लिए और टीम के लिए कि ये पहली साइनिंग रोते रोते हो ही गई है, क्योंकि सारे क्लब्स जो है वो भी तो आगे, कुनिया भी तो आगे, कुनिया भी आए, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए बातें हो रही थी कि यूनाइटेड बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, वो उस हवाले से आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रेस फॉर यूनाइटेड एंड इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। कैमरून इंटरनेशनल है, 25-26 साल उनकी उम्र है, तो ही इज गोना डू गुड डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, आपसे कुछ देर पहले हमारी सीनियर फुटबॉल राइटर मार्क ऑगडन से बात हुई। वो अभी भी क्लब वर्ल्ड कप कवर करके वापस अपने घर पहुंचे ही थे कि हमने उनको पकड़ लिया। उनसे हमने थॉट्स लिए रिगार्डिंग द क्लब वर्ल्ड कप एंड थोड़ी सी जो ट्रांसफर विंडो की बात है, हमने वी डिस्कस्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब हमारी उनसे बात हुई तब ये साइनिंग कंफर्म नहीं हुई थी ब्रायन एम्बियो, बट अब वो हो चुकी है, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट लेट्स हैव अ लिसन टू व्हाट मार्क ऑगडन हैड टू से अबाउट द क्लब वर्ल्ड कप एंड अदर थिंग्स सराउंडिंग द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। Good morning, Mark. Hope you're keeping well. I know you've had a very busy summer covering the Club World Cup, but still, thank you for making time for us. Yeah, I feel like one of those Chelsea players that wonder when the season's going to end and when the new one starts. So I'm kind of in between seasons at the moment. It's very strange. Absolutely, a lot of hard work. But Mark, if I can first speak to you about the Club World Cup, how was your experience covering this new format, new look event? And how do you see its importance in the footballing calendar? Yeah, well, obviously you probably read and heard it was the heat was an issue, and a lot of players I think were surprised by it. The fans were surprised. The teams' games were suspended. Players were very, very hot in games, but you know that's the issue for me. That going ahead to the World Cup, that how FIFA can cope with the 48-team World Cup with the weather in America is very kind of unpredictable. You got thunderstorms as well, so that was the key issue for me. But in terms of on the pitch, I think it started quite slowly, but towards the end, I thought PSG were fantastic. I
thought Chelsea did a fantastic job in the final to win the game, but it ended well. But I think it was. I think it will obviously it will carry on. I think 2029 is the next edition. We don't know what it's going to be yet. I think it will carry on because there's so much money involved and it was a success towards the end. But it's how you fit it in. It's how you fit it into the calendar when obviously players play so often these days. That's exactly what I was going to ask you. How surprised were you seeing Chelsea's performance against PSG? Nobody saw that coming. And how do you see them now performing in the upcoming season? Yeah, I mean nobody saw it coming. I must admit, I predicted a 3-0 win for PSG in the final, so I got the scoreline right, just the team wrong. But PSG are such a fantastic team, but Chelsea tactically had the game. Whether PSG had one day less to rest, that was a factor. I don't know, but I think obviously Chelsea deserved the win. And I think that next season in the Premier League, I think we could have 4 teams really, really challenging for the title with Liverpool, City. I think Chelsea and Arsenal. I think Chelsea are definitely in the pack now. They maybe need a better goalkeeper and the defence might need sorting out a little bit, but they've got the goals, they've got a midfield. So I think Chelsea can actually push for the title, but I do think they're probably the 4th best team in that top 4 right now. Okay, perfect. If I can now speak to you about the transfer window, because that's always the topic of discussion as well. Which teams do you think have done very well? And Manchester United, who had a horrible season last year, especially in terms of where they finished in the Premier League, they've been fairly quiet so far. Yeah, I think we all expected United to do more by now. I think we thought Brian Mbeumo would be a Man United player by now. It hasn't happened yet. And even if they get Mbeumo in, they need more players. They need midfielders. Maybe need a goalkeeper. So they've been very slow, and it's beginning to concern the fans. I think they start pre-season next week. They've started pre-season, but they start pre-season games next week. So it's the same old story with United that the summer seems to be a problem. But look at Liverpool; they've done a fantastic summer. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez. They want Alexander Isak now. I think if they get Isak, then that will make them obviously outstanding favourites to win the league. We know that the Diogo Jota tragedy will impact them. We don't know how yet, mentally as well as in terms of anything else. But I think Arsenal have done well. I think obviously they brought good players in, Zubimendi, Norgard from Brentford. If they get Victor Gyökeres, that'll be them doing very well. City, I don't know. I'm not sure about City's signings. I don't think they've signed the sort of players that they usually sign. That they've signed good players, but not outstanding players. So in Chelsea, I think Chelsea have done really well. João Pedro, Liam Delap, good signings. So I think the big players at the top have done really well. For me, United is a concern unless they address that soon. But they need 3 more players at least right now. Absolutely a big concern so far for everyone who's been looking at Manchester United. And Mark, if lastly I can speak to you about the decision by UEFA to demote Crystal Palace to the Conference League. How do you see this decision by them? And do you think, since Crystal Palace have said that they will be appealing this, do you see a reversal, or do you see Nottingham Forest being promoted to the Europa Cup? Look, I think it's a harsh decision, and Crystal Palace aren't happy, but they didn't meet the rules. The rules are that by March the 1st, you have to give UEFA an idea of your directors, your makeup, the head of the club is run, and they didn't do that. Now, obviously, at the time, Palace had ownership issues with John Textor, with Leon. It's all very complicated, but at the time of March the 1st, Palace had a situation where one of their shareholders was also the owner of Leon. Now, he's no longer involved at Palace. They have a new investor. It does seem very harsh, but they didn't meet the rules. And I guess if UEFA say, we'll let you off, then what happens to the clubs that have to do it next time? So UEFA have to say, the likes of Man City and Girona and Red Bull Salzburg and Red Bull Leipzig, they adhere to the rules. It might seem odd that they can still play in the same competition, but they adhere to the rules. Crystal Palace haven't done that. And I feel sorry for the fans. It's the first time ever in Europe, but the good thing is they're still in Europe. It's not the worst scenario where they're in the Conference League. They could win the Conference League. They could win the Conference League next year and actually get into the Europa League next year. But yeah, they will appeal. As it stands, I think they'll be very fortunate to get back into the Europa League, because if they get back into the Europa League and Nottingham Forest get back down to the Conference League, then Nottingham Forest will take legal action, I guess. So it's very messy. But I think being in the Conference League is not the worst scenario for Crystal Palace. Like I say, it's a competition they can win. So maybe they should look at the positives and the fact they're still in Europe after all. That's right. I agree with that too. And seeing Nottingham Forest now in the Europa Cup as well, that's going to be quite funny as well, how things ended for them. But Mark, thank you so much for making time for us. Always a pleasure having you in the program. Yeah, no problem.
ये थे ESPN FC के सीनियर फुटबॉल राइटर मार्क ऑगडन अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे. It will be a little sad to see Crystal Palace in the Conference League when they deserve to be in the Europa, but that is football and the rules have to be followed. और Nottingham Forest हमने देखा था उनके जो owners हैं कितने animated थे, but अब कितना खुश होंगे कि now they're in the Europa Cup as well. With that we come to the end of this program. उस्मान आपका बहुत शुक्रिया. Thank you for being with us. My pleasure. And इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then take care, good night and Allah Hafiz for now.